नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 197वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। आज की क्लास में भी आपको जीके के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन मिलेंगी विद कॉन्सेप्ट। हम इन सवालों को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। देखिए, ये जो कथन है काफी फेमस कथन है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह कथन कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान कई सारे जो बड़े बड़े नेता थे, उस समय बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, काफी लोगों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था और काफी लोगों ने विरोध भी किया था। उन्हीं विरोध करनों में एक नाम था रविंद्रनाथ टैगोर का। इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध इस आधार पर किया कि महात्मा गांधी ने संपूर्ण बहिष्कार की घोषणा करी थी, जिसके अंतर्गत विदेशी वस्त्रों को भी जलाया जाना था। तो रविंद्रनाथ टैगोर विदेशी वस्त्रों को जलाने से सहमत नहीं थे। उनका कथन था कि विदेशी वस्त्रों को जलाना इनकी निष्ठुर बर्बादी है। तो किस व्यक्ति ने विदेशी वस्त्रों को जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। जबकि महात्मा गांधी क्या मानते थे कि इनकी बर्बादी ही इनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो आपने इस पहले पॉइंट को याद करना है कि यह कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, और किन किन लोगों ने विरोध किया था? जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्होंने विरोध किया असहयोग आंदोलन का। क्यों विरोध किया? उनका आधार अलग था। महात्मा गांधी ने संपूर्ण बहिष्कार की घोषणा करी, उसके अंतर्गत जो चुनाव होने थे विधान परिषद के, उनका भी बहिष्कार किया जाना था। जबकि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, वे सभी चुनावों में भाग लेने के पक्षधर थे। इसलिए बाद में जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ठीक है, असहयोग आंदोलन, उसका प्रभाव, उसका बैकग्राउंड, कैसे उसे वापस लिया गया, कैसे पूरा घटनाक्रम चला, इस पूरे घटनाक्रम को हमने आसान भाषा में समझा था हमारी राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही क्रम बनाएं। तो यहां पर 4 घटनाएं दी गई हैं, इनको आपने सही क्रम में यहां पर लगाना है। तो चलिए देखते हैं किसका सही क्रम क्या होगा। देखिए, पहले इनके वर्षों को लिख लेते हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये 1773 में आया था। ठीक है, सूरत की फूट यानी कांग्रेस का सूरत विभाजन ये हुआ था 1907 के अंदर। बंगाल का विभाजन ये किया गया था 1905 के अंदर, और मुस्लिम लीग की स्थापना ये हुई थी 1906 के अंदर। आपको कालक्रम अनुसार लगाना है, यानी जो पहले घटा उसे पहले रखना है। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, यानी 1 हो जाएगा। फिर बंगाल का विभाजन हुआ, यानी 3 आ जाएगा यहां पर। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, यानी 4, और फिर आपका 2 सूरत विभाजन। 1 3 4 2 इसका सही उत्तर यहां पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यायवाद दर्शन का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन उत्तराखंड में ही पूछा गया था। प्रश्न बना कि न्यायवाद जो दर्शन है वो किस धर्म से संबंधित है? न्यायवाद दर्शन आपके जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनमें से एक सिद्धांत या एक दर्शन है न्यायवाद। इसको आपने ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया था आपसे, अलग पेपर में, कि यापनिया ये किस धर्म में एक स्कूल के तौर पर था या उसकी तरह था? तो यापनिया करके भी किस धर्म में ये प्रावधान है? जैन धर्म में प्रावधान था। ठीक है, यह एक प्रकार का स्कूल था इनमें। नेक्स्ट है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर लिया था? देखिए, कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका को जीता? कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका को आंशिक रूप से जीता, यानी पूरा श्रीलंका पर कब्जा नहीं किया लेकिन उस पर विजय प्राप्त करी? और कौन सा राजा था जिसने श्रीलंका को स्वतंत्रता प्रदान कर दी या अपने बेटी की विवाह उसने वहां के राजकुमार के साथ कर दी? ये तीनों सवाल आपके पास बनते हैं। श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के कुछ प्रदेशों को जीता था, उसका नाम था राजराज प्रथम। ठीक है, पूरे श्रीलंका को जीतने का काम जो किया था वो राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो श्रीलंका के कुछ भागों को जीता राजराज प्रथम,
पूरे श्रीलंका को जीता राजेंद्र प्रथम, लेकिन किसके काल में श्रीलंका के राजा ने वहां पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? वो किया था कुलोतुंग प्रथम के काल में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। कुलोतुंग प्रथम भी एक प्रमुख यहां पे चोल राजा था। इसके काल में श्रीलंका के जो राजा थे उस समय विजय बाहु, इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, लेकिन चोलों पर इसका ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। चोलों ने यहां पर इनकी स्वतंत्रता को स्वीकार किया और उसके बाद कुलोतुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह विजय बाहु के पुत्र के साथ कर दिया। तो इसको आपने ध्यान रखना है, किसने जीता, किसने कुछ भागों को जीता और किसने यहां पर स्वतंत्रता दी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्न घटनाओं को उनके सही कालक्रम अनुसार लगाएं। फिर से 4 घटनाएं दी गई हैं, चलिए इनको इनके कालक्रम अनुसार लगाते हैं, यानी जो पहले घटा उसे पहले रखना है। पहले इनके वर्षों को लिख लेते हैं, अब क्योंकि सारी घटनाएं जो हैं वो आपके 1931 की हैं, तो वर्ष से आपका नहीं चलेगा काम, अब आपको याद करनी होगी इसकी तिथियां। तो इनकी डेट सहित पहले सारी जानकारी को लिख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चला था 1931 में, ठीक है, 7 सितंबर से शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन यह हुआ था आपके 31 मार्च 1931 में। वैसे आपका ये 25, 26, 27 इस बीच में हुआ था, यानी मार्च के एंड में हुआ था, ठीक है। फिर भी जो प्रॉपर डेट मानी गई है वो 31 मानी गई, लेकिन अगर इसके आसपास की तिथियां भी आती हैं तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। ये जो कराची अधिवेशन हुआ था ये मार्च एंड में हुआ था, ठीक है। आगे हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। भगत सिंह जी की जो फांसी हुई थी, इनके साथी सुखदेव राजगुरु जी को फांसी हुई थी, ये हुई थी 23 मार्च को, इसको भी ध्यान रखेंगे। और गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च को। तो सबसे पहले क्या हुआ है? गांधी इरविन समझौता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगत सिंह जी की फांसी हुई, उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो 4, 3, 2, 1 इसका सही क्रम यहां पे होगा। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी। अब इसको घटनाक्रम के अनुसार देखते हैं। देखिए हुआ ये कि महात्मा गांधी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे और अंग्रेजों ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया, उसमें भाग नहीं लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले, इसके लिए महात्मा गांधी को रिहा किया गया और महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। यह हुआ था 5 मार्च को, ठीक है। इसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इस समझौते के बाद इसी महीने में 23 तारीख को भगत सिंह जी और उनके साथियों को फांसी दे दी गई और इनकी फांसी के 2 से 3 दिन के बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी का काफी ज्यादा विरोध किया गया। क्योंकि उसी समय इनकी फांसी हुई थी तो काफी ज्यादा विरोध किया गया महात्मा गांधी का। और इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, महात्मा गांधी कहते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये किस अधिवेशन में कहा गया? तो आप कहेंगे कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, ठीक है। 25 मार्च से कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था, यानी 2 दिन के बाद ही शुरू हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने करी थी। महात्मा गांधी का काफी विरोध हुआ, उन्हें काले झंडे दिखाए गए और यहीं पर उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट कहा, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को भी स्वीकृति प्रदान करी गई थी और इसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये पूरा घटनाक्रम है, उसी महीने की 4 इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। हालांकि गोलमेज सम्मेलन बाद में हुआ लेकिन चर्चाएं वहीं से शुरू हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में शामिल नहीं है? महान यानी ग्रेट झीलों में शामिल नहीं है, यानी बड़ी झीलों में। तो उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की 5 बड़ी झीलें में कौन कौन शामिल है? 5 बड़ी झील में एक आती है सुपीरियर झील, इसके साथ आती है ह्यूरॉन झील, इसके साथ आती है मिशिगन झील, ये टॉप 3 है। इसके बाद आती है एरी झील, इसको याद करेंगे, और एक आती है ओंटेरियो झील। इन 5 झीलों को उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलें कहा गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल आपके पास बन जाते हैं, जबकि टिटिकाका झील इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है नागरिकता से जुड़ा हुआ। पहला, संविधान के तहत नागरिकता संघ सूची में सूचीबद्ध है।
तो देखिए हमारे संविधान के अनुसार जो नागरिकता है वो किस सूची का पार्ट है? नागरिकता हमारी संघ सूची का भाग है। संघ सूची में होने का मतलब यह है कि नागरिकता संबंधित जो भी कानून होंगे, जो भी प्रावधान होंगे, वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। विधायिका जो राज्यों की है वो इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये राज्य सूची का नहीं, संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, यह वाला कथन भी आपका सही है। हमारे संविधान के अंदर यह बताया गया है कि कैसे आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपकी नागरिकता जाएगी, लेकिन नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह वाला कथन भी आपका सही है। ठीक है, एकल नागरिकता की अवधारणा को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है, यह वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आपको सही वाले बताने हैं, तो पहला दूसरा यहां पे सही हो जाएगा। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीयकरण से या क्षेत्र सम्मिलित होने पर। और कितने तरीकों से नागरिकता आपकी जा सकती है? 3 तरीकों से जा सकती है। या नागरिकता आप खुद से छोड़ दें, या आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए, या नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है नागरिकता को लेकर के कि लगातार कितने सालों तक अगर आप भारत के बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। लगातार यदि आप 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नोटा मतदान विकल्प निम्नलिखित में से लागू होता है। देखिए, जो नोटा विकल्प है आपका, ये किन चुनावों में इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है आपके लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, यानी पहला और दूसरा, ऑप्शन बी। देखिए, नोटा का इस्तेमाल होता है, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दी अबव। नोटा का इस्तेमाल प्रत्यक्ष चुनावों में होता है, यानी उन चुनावों में जहां पर जनता सीधा वोट करती है। जैसे हम डायरेक्ट विधानसभा के चुनाव में वोट करते हैं, हम लोकसभा के चुनाव में वोट करते हैं। जहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वहां पर नोटा का विकल्प होता है। 2009 से कुछ इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आपको हर लोकसभा, हर विधानसभा के चुनाव में नोटा का विकल्प भी मतदाताओं को देना होगा। तो ये नतीजा, ये जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, ये 2013 में आया। 2013 में ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, राजस्थान, इन सब में विधानसभा चुनाव हुए और पहली बार पूरे तरीके से नोटा का इस्तेमाल वहां पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहां से लिया गया है? देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर रहा है, विधि निर्माण प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा है। हमारे संविधान में 2 इंपॉर्टेंट प्रावधान है, एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक है विधि निर्माण प्रक्रिया। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग संविधानों से ली गई है। देखिए, विधि निर्माण प्रक्रिया जो है वो हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने जापानीज संविधान यानी जापानी संविधान से ली है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है हमारे संविधान में, वो आर्टिकल 21 में किया गया है। आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। यानी अगर सरकार किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करती है और उसमें सही प्रक्रिया का पालन करती है जो कानून के तहत सही है, भले ही वो निष्पक्ष ना हो, न्याय संगत ना हो, लेकिन अगर कानून के तहत सही है तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। और दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया, जिसमें नियम को बनाने के लिए प्रॉपर जो सारी चीजें हैं, निष्पक्षता, न्याय संगतता, सबको देखा गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी जो चीजें कानून के अकॉर्डिंग हो वो सही है, वो जापान से लिया है, और कानून सही है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? देखिए, जो खैर वृक्ष है आपका, इसी से हमें कत्था प्राप्त होता है और ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय वनों का एक प्रकार है। इसी प्रकार के वनों में खैर वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा गया था।
निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? देखिए, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्षेत्रीय परिषद और अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय जो परिषदें होती हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, लेकिन ये क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनकी अध्यक्षता भारत का गृह मंत्री करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 में जो आया, उसके तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, जिसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी और बीच में एक मध्य क्षेत्रीय या मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद। इन 5 का गठन किया गया 1956 में। इसके बाद 1971 के अधिनियम के तहत 1972 में छठी क्षेत्रीय परिषद बनी, जिसका नाम था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो इसको ध्यान रखना, 5 परिषदें 1956 में बनी, छठी वाली 1971 के एक्ट के तहत 1972 में बनी। ठीक है, नेक्स्ट है, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? देखिए, निहिलिज्म का विकास जो था यह हुआ था रूस के अंदर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री वाले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी थी, और साथ ही विश्व इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, चाहे वो जर्मनी में नाजीवाद हो, फ्रांसीसी क्रांति हो, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम हो, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हो, उन सभी को हमने एक साथ कवर किया था। उसमें हमने जाना था निहिलिज्म के बारे में। निहिलिज्म आंदोलन जो था ये रशिया के अंदर चला था। ऐसे लोगों का आंदोलन था जो रशिया में जो सुधार हो रहे थे जार के द्वारा, राजा के द्वारा, उनका विरोध करते थे। निहिलिज्म आंदोलन को शून्यवाद आंदोलन भी कहा जाता था, और इस शून्यवाद आंदोलन का जो जनक माना गया वो तुर्गनेव को माना जाता था। तो इस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना, ये कहां हुआ? ये रशिया में हुआ था। ठीक है, जार के द्वारा, वहां के जो राजा होते थे रशिया के, उनको जार कहते थे। रूस का आखिरी जार, उसका नाम था निकोलस द्वितीय। इसको आपने ध्यान रखना है। कहां चला ये आंदोलन? ये रशिया में चला था। निहिलिज्म का विकास भी वहीं हुआ। ये उत्तराखंड में भी पूछा गया है। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष होता था? देखिए, शिवाजी का जो अष्टप्रधान होता था, इसके बारे में हमने कई बार बात करी है, मराठा साम्राज्य वाले वीडियो में भी बात करी है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल पाता है तो आप YouTube में सर्च में जीके ट्रैकर मराठा साम्राज्य लिख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान में 8 प्रमुख मंत्री होते थे। उसमें जो मजूमदार होता था ये आज के वित्त मंत्री के समान होता था। जो शुरू नवीश होता था, जिसे सचिव या चिटनीस भी कहते थे, ये पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। सर ए नौबत जो होता था, या जिसे सेनापति भी कहते थे, यह सेना का प्रधान होता था। जबकि दबीर जो होता था, दबीर या सुमंत के नाम से भी इसे जाना जाता था, इस पद को, यह आज के विदेश सचिव या विदेश मंत्री के प्रमुख के तौर पर होता था। ठीक है, यानी विदेश विभाग का प्रमुख। तो दबीर, कई कुछ जगहों पर इसे विदेश सचिव लिख देता है, कुछ जगहों पर विदेश मंत्री। तो विदेश प्रमुख कौन होता था? दबीर होता था, जिसे सुमंत भी कहते थे। ठीक है, आधुनिक गृह मंत्री के समान कौन होता था? एक पद होता था वहां पर, वाक्य नवीस। यह आधुनिक गृह मंत्री था। यह वित्त मंत्री, यह विदेश मंत्री, यह गृह मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो आपका दर्शन और प्रचारक का युग्म है सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर मीमांसा, इस दर्शन के प्रचारक कौन हैं? इस दर्शन के प्रचारक हैं वादरायण, यानी कपिल इसके जो हैं प्रचारक नहीं है। तो पहला वाला गलत है। पूर्व मीमांसा, इसके जो प्रचारक रहे हैं वो रहे हैं जैमिनी, इसको ध्यान रखेंगे, यानी कर्णव गलत हो जाएगा। न्याय दर्शन के गौतम हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वाला बताना था, सी वाला सही है। ठीक है, जो कर्णव या कणाद हैं ये वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे, उनके प्रचारक थे। जो कपिल मुनि थे ये सांख्य दर्शन के प्रचारक या उनके प्रतिपादक थे। ठीक है, भारत के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करता है। उसी के आधार पर या उसी के अनुरूप भारत में भी नीति आयोग जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करता है। इसी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ऑप्शन ए। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, क्या यह 7 अगस्त को मनाते हैं? यह आपका बिल्कुल सही है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाते हैं, यह भी आपका सही है। नागासाकी दिवस कब आ जाएगा? फिर 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस ये 9 अगस्त को मनाते हैं, यह भी सही है।
राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या ये 12 अगस्त को मनाते हैं? ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, दो इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं युवा दिवस से जुड़े हुए, एक है राष्ट्रीय युवा दिवस और एक है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है। क्यों गलत है, हमने उसको देखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? देखिए, बहुत बार यह सवाल आता है, आपने देखा भी होगा कि इनमें से किस राजा ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, संन्यास ले लिया था, श्रवण बेलगोला में जाकर के अपने प्राणों का त्याग किया था। राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? यह जानकारी हमें एक प्रसिद्ध जैन विद्वान हैं, उनका नाम है हेमचंद्र, और इन हेमचंद्र की एक रचना है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, इसमें से मिलती है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। इस रचना में हेमचंद्र ने, जो एक प्रसिद्ध जैन विद्वान हैं, चाणक्य के जीवन चरित्र को यहां पर बताया है। इसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन था, उनका जो मगध विजय थी और मगध में उनके जो आखिरी दिन थे, उनके जीवन के जो आखिरी दिन थे, उन सबको विस्तार से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संहिता दी है, वेदों को संहिता भी कहते हैं, आप जानते हैं। एक तरफ आपके संबंध ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से जुड़ा हुआ है वो आपने बताना है। ठीक है, जब हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों को कवर किया तो उसमें इसको जाना था कि कौन सा वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, एक आता है ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ और एक आता है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। यहां पर ऐत्रेयी दिया गया है, यानी ए का उत्तर क्या होगा? ए का उत्तर होगा 2। दूसरा आता है सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में एक नाम आपने याद करना है पंचविश और एक नाम याद करना है जैमिनी। अब यहां पर पंचविश तो नहीं है तो जैमिनी दिया गया है। तो पंचविश और जैमिनी जैसे ऐत्रेयी और कौशिकी किसके थे? ऋग्वेद के। उसी प्रकार पंचविश और जैमिनी किसके हैं? सामवेद के। तो बी का उत्तर क्या हो जाएगा? 4। तो 2 के बाद आएगा 4। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद का एक ही इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है गौपत ब्राह्मण, यानी 3 आ जाएगा। यजुर्वेद के भी 2 हैं, एक है तैत्रेयी और एक है शतपथ। बहुत इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके साथ साथ तैत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ ये वाला, ये किसका है? ये आपके यजुर्वेद का है, यानी 1। तो 2 4 3 1 इसका सही क्रम हमारा बना। 2 4 3 1 विकल्प डी इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? देखिए, अशोक के किस उत्तराधिकारी ने अशोक की तरह, किसको कहा जाता है देवनाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय, यह कहा गया है अशोक को। इस उपाधि को अशोक ने धारण किया था। सवाल यह है, अशोक के किस उत्तराधिकारी को भी इस उपाधि से सम्मानित किया गया या किसने यह उपाधि को धारण किया? सही आंसर है हमारा यहां पे ऑप्शन ए, दशरथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक की मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में वो शासन शुरू करता है, 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु होती है। अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठा था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। बेसिकली जब अशोक की मृत्यु हुई तो उसके 4 इंपॉर्टेंट पुत्र थे, जिसमें एक का नाम था तीवर, एक का नाम था महेंद्र, एक का नाम था कुणाल और एक का नाम था जालौक। जो जालौक था उसने कश्मीर में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बाकी जो मौर्य साम्राज्य था वहां का राजा कौन बना? कुणाल बना। ठीक है, कुणाल के बाद गद्दी पर बैठता है कौन? दशरथ। और इसी दशरथ के बारे में माना जाता है कि इसने अपने दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, दशरथ के बाद राजा बनता है संप्रीति। एक चीज को और ध्यान रखना, माना गया है, कुछ जगहों पर इस बात के बारे में बताया गया है कि जो कुणाल था, धोखे से इसकी आंखें निकलवा दी गई थी, इसे अंधा कर दिया गया था। यह केवल नाम मात्र का राजा था, वास्तविक शक्ति जो होती थी वो संप्रीति के हाथों में होती थी। इसलिए कुछ जगहों पर अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल को, ज्यादातर जगहों पर इसे ही बताया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर संप्रीति भी मिलता है। बाद में जब दशरथ गद्दी पर बैठा उस समय भी
ये तो राजा था, लेकिन कुछ जगहों पर संप्रीति का शासन था और दशरथ के मरने के बाद प्रॉपर तरीके से राजा बन चुका था संप्रीति। इंपॉर्टेंट इसीलिए है, सवाल बनेगा मौर्य शासक अशोक के बाद सबसे योग्य शासक कौन था, तो आप संप्रीति का नाम बताएंगे। ठीक है, इसने 216 से लेकर 207 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक के उत्तराधिकारियों में संप्रीति ही सबसे योग्य शासक हुआ था। ठीक है, हालांकि राजा बनने से पहले भी ये काफी इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभा चुका था। कुणाल के शासनकाल में भी, दशरथ के शासनकाल में भी। कुणाल और दशरथ दोनों 8-8 साल ही शासन कर पाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में औस, अमन और बोरो शब्द का निम्नलिखित में से किस फसल से है? देखिए, ये जो शब्द हैं औस, अमन, बोरो, ये शब्द किस फसल से संबंधित हैं? ये आपकी धान की फसल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए, बंगाल, असम, उड़ीसा जो हमारे ऐसे राज्य हैं, समुद्री तट वाले इलाके हैं, पूर्व की ओर हैं, पूर्वी तट की ओर लगे हुए हैं, ऐसे राज्यों में एक वर्ष के अंदर धान की 3-3 फसलें उगाई जाती हैं। उन्हीं 3 फसलों के ये नाम है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ओस, अमन, बोरो ये क्या हैं? धान की फसल के नाम हैं। ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर कवर किया। इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखा, अतिरिक्त तथ्यों के साथ जाना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपको चीजें ऑटोमेटिकली यहां पर याद हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।